नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला लिया है। उसने इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी को बैन कर दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये है कि पहले किसी पार्टी को, राजनीतिक दल को कौन पैसा दे रहा है, नकद पैसा दे रहा है, अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है, इसको सीधे-सीधे ट्रेस किया जाता था और पैसा देने के यही तरीके हुआ करते थे। अब पिछले कई वर्ष पहले बीजेपी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी शपथ पत्र बॉन्ड उसको लॉन्च किया, यह कहते हुए कि ये जो नकद पैसा लोग दे देते थे, पार्टियों को काला धन सफेद कर देते थे पैसा दे करके, उस पर रोक लगेगी और इलेक्टोरल बॉन्ड से भ्रष्टाचार में कमी आएगी। देश का पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसकी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे तमाम सवाल जो होते थे, उन चीज़ों को लेकर के राहत मिलेगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड तो एक तरह का स्कैम बन गया और इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए कई बार तो यह देखा जा रहा है कि खुद पॉलिटिकल पार्टियां कहां से काला धन कहां से किधर से चीजों को ले आकर के सफेद कर ले रही हैं, यह तो पता ही नहीं चल रहा है। क्योंकि सरकार के पुराने वित्त मंत्री शायद तब थे मरहूम अरुण जेटली जी, वो सदन में खड़े होकर भाषण दिए थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड से पारदर्शिता आएगी, काला धन मनी लॉन्ड्रिंग इन सब पर रोक लगेगी। बाद में पता चला कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड तो सबसे बड़ा स्कैम है और इसके जरिए तो एक ही पार्टी को ढेर सारे पैसे मिले। सुप्रीम कोर्ट ने आज जजमेंट दिया और कहा कि लीगैलिटीज जो है वो कारपोरेट के फेवर में जा रही हैं और पैसा कौन पार्टी को दे रहा है इसका तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि यह आरटीआई के दायरे से बाहर है। 2019 से 2024 के बीच जितने भी बॉन्ड दिए गए, जितने भी तरह की चीजें लाई गई, इसको लेकर के जांच हुई, कुछ सर्वे हुए और उन सर्वेस के जरिए यह पता चला कि सबसे बड़ा घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर यह है कि एक ही पार्टी को सबसे ज्यादा पैसा मिल गया, लगभग 5,000 5200, कांग्रेस की राय से माने तो 5200 करोड़ रुपया केवल और केवल बीजेपी को मिला पिछले 5 साल में। यानी 5,200 करोड़ रुपया बीजेपी के खाते में गया। तो यह पैसा कौन दिया है बीजेपी को, यह आप जान ही नहीं सकते। कहां से भेजा गया है पैसा, आप जान ही नहीं सकते। क्या यह चीजें कहां से आई, इसको पॉलिटिकल पार्टी को बताना होगा जनता को? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। यानी यह जो पैसा पार्टी के फंड में डाल दिया गया, अब इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं, खत्म कहानी। और इसको लेकर के ये सारी चीजें हुई। इलेक्टोरल बॉन्ड, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स नॉट द ओनली वे टू कर्ब ब्लैक मनी, देयर आर अल्टरनेटिव मीन्स विच आर लेस रेस्ट्रिक्टिव, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। यानी ये चीजें देश में काला धन, भ्रष्टाचार, इन चीजों को लगाने के लिए चल रही हैं। और इसके जरिए क्या दावा क्या किया गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए यह कोशिश की जाएगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड से भ्रष्टाचार रुकेगा। अब इसके इसके मायने क्या हुए कि इलेक्टोरल बॉन्ड से और ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया, इलेक्टोरल बॉन्ड से और ज्यादा स्कैम हो गया। और इसलिए तमाम लोग अब ये कह रहे हैं, जैसे खुद सुब्रमण्यम स्वामी का बयान आ गया कि यह तो सबसे बड़ा घोटाला है, इस घोटाले के बाद तो मोदी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये सबसे बड़ा स्कैम है,
ये सबसे बड़ा धोखा है इस देश के साथ। बड़ा चंदा गोपनीय रखना एक बहुत बड़ा धोखा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि जनता का पैसा है, जनता के पैसे को जनता के द्वारा ये पता होना चाहिए कि ये पैसा किसको दिया जा रहा है, कहाँ से दिया जा रहा है और इस पैसे का क्या हो रहा है, कोई हिसाब-किताब नहीं। और आरटीआई में ये इस पैसे का कोई जवाब ही नहीं ले सकता, जवाब दिया ही नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या है? इस बात को यहाँ से समझें कि आरटीआई जैसा एक एक्ट आया था। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जनता कई तरह के सवाल पूछ करके अपने बारे में लोगों को सूचनाएँ इकट्ठा कर सकती थी, कि आपका पैसा कहाँ लगा है और कई तरह के नियम कानून बने हुए थे जिससे कि आरटीआई के ज़रिए सूचना माँगा जा सकता था। अब पिछले दिनों लगभग 2-3 साल पहले ही केंद्र सरकार ने आरटीआई एक्ट में संशोधन कर दिया। 5 किलो अनाज, मंदिर वहीं बन गया, मोदी जी नहीं तो कौन? देश में दुनिया में देश का डंका बज रहा है। इस वाली कैटेगरी के लोगों को शायद ये पता ही नहीं होगा कि जिस सूचना के अधिकार को लड़ाई करके, संघर्ष करके आपने हासिल किया था कि आप इस देश के नागरिक हैं, तो आपको जानने का हक है कि आपके देश में क्या हो रहा है, वो आपसे छीन लिया गया। आपको पता ही नहीं, क्योंकि आपको तो मंदिर मिल गया, आपको तो 5 किलो अनाज मिल गया, आपको तो दुनिया में डंका बज गया और आपको क्या चाहिए? वो शेर है, अकेला भारी है। तो यह जो कुछ भी हुआ है, इससे आज सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने यह टिप्पणी कर दी कि भैया ये तो जनता के पैसे को आप जनता को नहीं बता रहे और अगर जनता का पैसा जनता को नहीं बता रहे हैं कि कितना पैसा कहाँ से आया और किसने दिया, तो ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। और अकेले एक पार्टी, अकेले बीजेपी को कितना पैसा? भैया इसको अकेले बीजेपी को मिलने वाला पैसा 5200 करोड़ रुपया है। और उसके बदले बीजेपी ने क्या-क्या दिया होगा जिन लोगों को, क्योंकि भाई पार्टी को तो पता ही होता है कि किसका पैसा आ रहा है। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आगे क्या होगा? पहले से लोग कह रहे थे कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें। कहाँ से कौन-सा काला धन आएगा, वो एक पार्टी को दे दिया जाएगा, वो इसका इलेक्टोरल बॉन्ड वो खरीद लेगा, पार्टी के फंड में पैसा चला जाएगा और पार्टी उसका इस्तेमाल करेगी, पार्टी को भी कोई हिसाब-किताब नहीं देना। और ये किसने किया था? ये बीजेपी की तरफ से लाया गया था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक लगाते हुए कहा कि ये असंवैधानिक है। राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले फंड का सबको हिसाब होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। कोई भी इसको लेकर के ये ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकता कि आपको पता ही नहीं, कितना पैसा किसको दिया उसका पता ही नहीं साहब। तो बीजेपी सरकार के पक्ष में जो चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को लेकर के बीजेपी ऐसे उसको रिप्रेज़ेंट करती है कि जैसे लगता है कि यह पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे हित में है, इसमें कोई कमी नहीं है। इसके बिना तो देश में कोई अन्याय होगा ही नहीं। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और बीजेपी ने दावा किया कि काला धन रुकेगा। बीजेपी ने दावा किया कि इससे ब्लैक मनी इधर-उधर नहीं होगी, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगी। और जब यह सारा मामला हो गया तो पता ये चल रहा है कि भैया सबसे ज़्यादा पैसा बीजेपी के हाथ में। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं चल एक बात और जोड़ देना चाहता हूँ कि एक बात याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट पर नज़र कैसे रखनी है। 10 में 9 फैसला कोर्ट कई बार सरकारों के पक्ष में देता है और लोग इस बात को जान ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते, पता ही नहीं चल पाता कि वहाँ क्या हो रहा है। और एक फैसला जब विपक्ष में देता है यानी जनता के पक्ष में देता है, तो उससे लेकर के एक उम्मीद बन जाती है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है और कोर्ट को लेकर के एक सम्मान, एक जो है परिस्थितियाँ ऐसे होती हैं जैसे उन चीज़ों को लेकर के फ़ेवर में हैं, आपके पक्ष में जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को ध्यान रखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इसके पीछे का खेल कोई और हो।
जैसे अभी इसके बाद क्या-क्या हो सकता है? अब आप देखिए कि एक अध्यादेश सरकार ले आएगी, क्योंकि अध्यादेश लाने का सरकार तो उसके पास हक है और सरकार एक अध्यादेश ले आएगी और ये कहेगी कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते। और सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले को कि जिसके जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन किया गया है, सरकार कहेगी कि नहीं, देश के लिए सबसे जरूरी है इलेक्टोरल बॉन्ड, इसलिए हम अध्यादेश ला करके इलेक्टोरल बॉन्ड को रीस्टोर कर रहे हैं, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। आप यकीन मानिए, 1000 करोड़ में, 1000 करोड़ के अंदर सारे विपक्षी दल होंगे इलेक्टोरल बॉन्ड में, और 5,000 करोड़ रुपए, 5,200 करोड़ रुपए अकेले बीजेपी को मिला है। और ग्राफ उसका यूं था। तो एक तो खतरा इस बात का है कि क्या सरकार इस इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद, इस फैसले के बाद इसके बदल देने के लिए कोई फरमान ले आएगी। एक तो शंका इस बात की दिखाई जा रही है। इस पूरे प्रकरण में एक दूसरा पहलू भी है जिस पर हमें ध्यान रखना होगा, जिसको हमें सोचना होगा, समझना होगा। वो दूसरा पहलू ये है कि जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, आप पूरे 5 साल के आंकड़ों को सिलसिलेवार देखना शुरू करिए। और जैसे ही आप सिलसिलेवार देखना शुरू करेंगे, आप ये पाएंगे कि धीरे धीरे कुछ ऐसी वजहों से पिछले 2 साल के भीतर बीजेपी का ग्राफ गिर रहा था इलेक्टोरल बॉन्ड का, और कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस या और दो एक विपक्षी दल हैं, उनको, खासकर कांग्रेस को पैसा ज्यादा मिलना शुरू हुआ था। धीरे धीरे बढ़ रहा था, धीरे धीरे उसमें उछाल आ रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब तक इस इलेक्टोरल बॉन्ड का लाभ बीजेपी को ही मात्र मिल रहा था, तब तक उसने इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी एक ऐसी पॉलिसी को लागू रखा जो उसके पक्ष में जा रही थी। और जैसे ही उसका फायदा थोड़ा सा ही विपक्षी दलों को मिलना शुरू हुआ, उसने ही कोई खेल कर दिया। एक तो खतरा ये भी है। और इस बात को यहां से समझना जरूरी है कि बीजेपी के पास हजार रास्ते हैं। नोटबंदी हुई, आपको पता ही नहीं चला कि काला धन कितना आया। हालांकि आपको कहाँ फर्क पड़ता है इन सब चीजों से। आप तो वो बात मान लेते हैं जो जिल्ले इलाही बोलते हैं। नाली के गैस से अगर चाय बनती है तो बनती है, नहीं बनेगी तो आपके घर में नहीं बनती, क्योंकि आप में कोई खोट होगी। ठीक वैसे ही आप ये मान लेते हैं कि नोटबंदी भी अच्छी थी, क्योंकि उसके बाद के हुए चुनाव जीत गई बीजेपी। क्योंकि चुनाव जीतना सबसे बड़ा टेस्ट है लोकतंत्र में, और चुनाव जीत गई तो सारे नियम सही हैं, सारे कानून एकदम जायज हैं। इस वाले तर्क को इस देश की बहुसंख्यक आबादी में प्रचारित किया जा रहा है, हावी करके दिखाया जाता है। टेलीविजन चैनल, रील्स, छोटी-छोटी वीडियो क्लिप लगातार आपको दिखाएगी। अब नोटबंदी पे कौन बात करता है कि कितना काला धन उससे आया, नोटबंदी के बाद कितना उससे मनी लॉन्ड्रिंग रुकी, नोटबंदी से कितना आतंकवाद रुका, किसी को नहीं पता। ठीक वैसे ही कहाँ किसी को फ़र्क पड़ता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से किसके फ़ेवर में गया ये? कौन इसका फ़ायदेमंद रहा, कौन इसका विरोधी रहा, कौन इसको लेकर के क्या करता रहा? और इस बारे पूरे प्रकरण को लेकर के यह सवाल बहुत लाजिम है कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्डिंग के पीछे पॉलिटिक्स हो रही है। 5200 करोड़ रुपए सामान्य होते हैं, सामान्य नहीं है ये। सीपीआई, एमएल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कई पार्टियां, बसपा, इन सारी पार्टियों ने लगातार इस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 19(1)(a) का वॉयलेशन है, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है। इलेक्टोरल बॉन्ड अनसंवैधानिक है, संविधान विरोधी है। इससे बड़ा क्या और कमेंट हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कर दिया। तो इसके कई पहलू खुलते हैं, परतें खुलती जाती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि इन पहलुओं पर देश की उस जनता का मानना क्या है जो गांव में है, जिसको लगता है कि मोदी नहीं तो कौन, उन्होंने तो उसके उस वो तो अवतार हैं, वो जो करते हैं अच्छा करते हैं। अरुण जेटली के इस बयान को किसी को याद नहीं होगा कि उन्होंने कहा था इससे मनी लॉन्ड्रिंग रुकेगी, और आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भैया इतना बड़ा अमाउंट है ये, और केवल आपको उसका फायदा मिल रहा है तो आप उसको सूचना के अधिकार से बाहर रख देंगे।
जिस सूचना के अधिकार के ज़रिए बहुत बड़ी मात्रा में चीज़ें आपके फ़ेवर में आई थीं, उस सूचना के अधिकार को ही आपने रोक दिया और वो उस उसके तहत ये इलेक्टोरल बॉन्ड है ही नहीं। तो यह मोदी सरकार के ऊपर झटका है। विपक्ष इस तरह के मुद्दे को कितना उठा पाएगा? या विपक्ष के भीतर जो घर के भीतर फूट डाली जा रही है, बीजेपी ऐसे अगर अकेले चुनाव लड़ना होता, एक अकेला सब पर भारी होता तो इस तरह के हड़कंप प्रायोजित मीडिया चैनल के ज़रिए नहीं होता। लेकिन प्रायोजित मीडिया चैनल इस पर कितनी बात करेंगे आज ज़रा इस पर भी निगाह आपको रखनी है। आपका पैसा है भाई, आपका पैसा आपको नहीं बताया जा रहा है और कितना पैसा आपको याद है कोविड के समय पीएम केयर फंड आया था। और पीएम केयर फंड में देश की जनता ने दान दिया कि भाई आपदा आ गई, एक बहुत बड़ी आपदा है, जो मानव सभ्यता के ऊपर खतरा है। और उस मानव सभ्यता के ऊपर खतरे से लड़ने के लिए मानवों ने, इंसानों, नागरिकों ने अपने पीएम केयर फंड में पैसा जमा किया। तो वो जान नहीं सकते कि उस पैसे का क्या हुआ, कितना दवाई में खर्च हुआ, कितना लोगों के इलाज में खर्च हुआ, कितना हॉस्पिटल बनाने में खर्च हुआ। कभी मौका मिले तो अपने आस-पास के किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाइएगा, अगर वो बहुत बदहाल और बुरे ना होंगे हो गए होंगे तो। आपको समझ में आएगा कि रोज़मर्रा के लोग 2 रोटी निवाले के लिए, किसी एक बीमारी के ठीक कराने के लिए, किसी एक रोज़गार पाने के लिए इतने कमज़ोर कर दिए गए हैं कि वो भीड़ का हिस्सा बन कर के आज पूरे दिन जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब भी कोई हॉस्पिटल की लाइन में लगा होगा, कोई नौकरी की लाइन में लगा होगा, कोई दिहाड़ी मज़दूरी कर रहा होगा, कोई रिक्शा चला रहा होगा और 90% पॉपुलेशन कोई खेत में काम कर रहा है, कोई मज़दूरी कर रहा है, कोई ऑफ़िस में बैठ कर के केवल अपना जॉब कर रहा है क्योंकि उसको फ़िक्स सैलरी मिल रही है ताकि उसका घर की ईएमआई चल रही है, उसके घर में बच्चों की फ़ीस भरी जा रही है, वो नहीं समझता कि इतना बड़ा कुछ हो रहा है। तो मीडिया के ज़रिए जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, उससे उसकी धारणा बनती है कि नहीं भाई दुनिया में डंका बज रहा है तो बज रहा है, मंदिर वहीं बन गया तो बन गया, अब इसके आगे किसी मुद्दे की ज़रूरत ही नहीं। इसी तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड इतना बड़ा मसला था, आपने कितनी बार इस पर कोई रिपोर्ट देखी, कितनी बार इस पर कोई सवाल उठाया, कितनी बार इसको आप समझते रहे? पता भी था आपको? आपको नोटबंदी के फ़ायदे पता भी हैं, आपको जीएसटी के नुकसान पता भी हैं, 3% हीरा पर, 18% कॉपी और कलम पर। तो देश में आप नागरिक हैं और आप चूँकि इन चीज़ों को समझते ही नहीं और सरकार तो चाहती है कि आप ना समझें, आप मूर्ख बने रहें। तो आपका विवेक शून्य रहे इसलिए आप ऐसे मुद्दों पर कभी बात सुनते कहाँ हैं और सरकारें इसका फ़ायदा उठाती हैं। गनीमत है कि सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणी ने बहुत सारे लोगों को चौकन्ना किया होगा। मजबूरी में ही सही इस पर बात तो करनी पड़ेगी कि इतना बड़ा स्कैम 5200 करोड़ रुपए, बैंक डूब रहे हैं, बैंकों को बेचना पड़ रहा, हर जिले में पार्टी ऑफिस बन गई, कहाँ से पैसा आया भाई? और पैसा जहाँ से आया वो आपने बताया नहीं। 700 जिले हैं, 900 पार्टी ऑफिस बनी है। अपने जिले के बीजेपी की पार्टी ऑफिस देखिएगा। 3 स्टार, 2 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल जैसे होते हैं वैसी सुविधाओं से लैस वो पार्टी ऑफिस है। आप कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं उनसे? उन्होंने इतना कुछ अपने पास जुटा लिया है और फिर से मैं कह रहा हूँ नोटबंदी से, जीएसटी से इलेक्टोरल बॉन्ड तक की एक यात्रा है। ये अलग बात है कि आपको इसका कोई पता ही नहीं है और इसी बात में सरकार मगन है। तो यह एक ब ऐसा खतरा जो मोदी सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। घिर गई है। अब अध्यादेश ला कर के इस फैसले को पलट दें या इस तरह के कोई काम कर दें जिससे ये फैसला ही पलट जाए। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। मगर मुझे पूरा यकीन है कि इस देश की जनता को ऐसे मुद्दों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो न समझना चाहेंगी, न उनको समझने दिया जाएगा। अचानक कोई और चीज़ आ जाएगी और ये मुद्दा ख़त्म हो जाएगा। बधाई हो, आपके लिए ऐसे मुद्दों की न कोई अहमियत बची है और ना आप इसको लेकर के कोई गंभीरता रखते हैं। और अगर रखते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और विशेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।